हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सर्वेइंग के 76 से 100 क्वेश्चंस तक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स एरर्स में बी क्युमुलेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास क्युमुलेटिव एरर आपको पता होना चाहिए कि क्युमुलेटिव एरर वो होता है अगर हमारे पास कोई एरर है, वो जितनी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसमें ऐड होता जाएगा, तो उसी को हम क्युमुलेटिव एरर कहते हैं। तो क्युमुलेटिव एरर इनमें से कौन होगा? बैड रेंजिंग तो नहीं होगा, क्योंकि रेंजिंग किसी बार हमें ठीक भी हो सकती है और किसी बार हमारे पास रेंजिंग जो है गलत भी हो सकती है। तो बैड रेंजिंग जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं होगा। तो बैड साइटनिंग मतलब कि साइट हमारी ख़राब हो सकती है, मतलब कि वो भी कंटिन्यूअसली नहीं हो सकती है, मतलब कि एक बार अच्छी तरह हमने देखा, एक बार अच्छी तरह नहीं देखा, तो वो भी क्युमुलेटिव नहीं होगा, वो भी ऐड नहीं होता जाएगा। तो इसमें जो है सी आ जाएगा आंसर हमारा, एरोनियस लेंथ ऑफ द चैन। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द चैन ही गलत लिखा है, मतलब कि अगर हमारे पास ये 20 मीटर वाली चैन है लेकिन ये एक्चुअल में 19.5 ही है, लेकिन हमें हमें लग रहा है कि 20 मीटर है, तो हम 19.5 मीटर मेजर करेंगे, अगली भी 19.5 मीटर ही मेजर करेंगे। तो हम मेजर करेंगे, जो एक्चुअल में मेजर करेंगे वो हम 20 मीटर मेजर करेंगे, जो हम फील्ड बुक में लिखेंगे कि हमने 40 मीटर मेजर किया है। लेकिन हमने 19.5 और 19.5 हमने 39 मीटर ही मेजर किया है। मतलब कि जितनी ज़्यादा हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एरर एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसी को क्युमुलेटिव एरर बोला जाता है। तो यही होता है हमारे पास, एरिनियस लेंथ ऑफ द चैन जो है ये क्युमुलेटिव एरर में आ जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, द पॉइंट ऑफ करो ऑफ द सिंपल सर्कुलर करो इज। तो पॉइंट ऑफ करो हम किसे कहते हैं, ये आपको पता ही है, ये करो है हमारे पास सर्कुलर करो। तो यहाँ पर जहाँ पर करो स्टार्ट होता है इसको पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। एंड इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये जो एंड वाला पॉइंट होता है इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, और इसको पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट या पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कर्व कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है? जहां से कर्व स्टार्ट होता है और जहां पर एंड होता है कर्व, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंट लेंथ ऑफ द सिंपल कर्व ऑफ रेडियस आर एंड डिफ्लेक्शन एंगल डी इज। तो हमारे पास टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है। तो टेंजेंट की लेंथ आपको पता ही होनी चाहिए। ये हमारे पास अगर एक सर्कुलर कर्व है और ये दो इसके टेंजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इस टेंजेंट को हम आगे लेके जाएंगे तो ये जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। तो हमें ये जो है इस टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है। तो टेंजेंट की लेंथ के लिए टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टेन। तो जहाँ पर भी आपको टेन दिखेगा, आर टेन डेल बाई टू, ये होता है टेंजेंट लेंथ। तो आपको ये याद रखना है कि आर टेन डेल बाई टू जो है ये टेंजेंट लेंथ होती है। अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है तो मैंने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्टली जो है याद ही रख सकते हैं, क्योंकि याद रखने से आपको जो है ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि डेरिवेशन तो वहाँ पर नहीं कर सकते, इसकी डेरिवेशन में आपका आपके 2 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर एंड डिफ्लेक्शन एंगल डी इज। तो यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ आप पूछी गई है। तो कॉर्ड की लेंथ आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हमारे पास सर्कुलर कर्व है तो ये होता है इसका कॉर्ड, इसको हम लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं। तो लॉन्ग कॉर्ड ये होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है? ये होती है हमारे पास 2r साइन डेल बाई टू। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी तो ये हमारे पास डेल बाई टू आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल बाई टू, ये एंगल, और ये एंगल भी डेल बाई टू आ जाएगा। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे फिर ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस, ये आ जाएगा रेडियस। तो ये भी आ जाएगा आर साइन डेल बाई टू, और ये भी आ जाएगा आर साइन डेल बाई टू। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द कार्ड कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स आर साइन डेल बाई टू। मतलब कि ये आर साइन डेल बाई टू, ये आर साइन डेल बाई टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2r साइन डेल बाई टू। तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है हमारे पास कॉर्ड लेंथ जो होती है वो होती है 2r साइन डेल बाई टू। डायरेक्टली याद रखना है, रट्टा मार के याद रखना है, तो इससे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एस्टिमेट्स बेस्ट एरिया ऑफ द इरेगुलर कर्व्ड बाउंड्री। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ
एरिया निकालने के हैं। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक एरिया है जिसकी हमारे पास कर्व्ड बाउंड्री है, तो हम, आपको पता ही होगा, हम इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूले हमारे पास होते हैं। एक ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता है हमारे पास, एक होता है मिड ऑर्डिनेट फार्मूला होता है, एक होता है सिम्पसन्स मेथड भी होता है हमारे पास। तो इरेगुलर बाउंड्री के लिए हम जनरली जो है सिम्पसन्स मेथड को ज़्यादा महत्व देते हैं, मतलब कि ज़्यादा हम सिम्पसन्स मेथड ही यूज़ करते हैं अगर हमारे पास इरेगुलर बाउंड्री होगी ऊपर से। तो ये आपको याद रखना है, इरेगुलर बाउंड्री के लिए आपको कौन सा फार्मूला ज़्यादा याद करना है, सिम्पसन्स मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, टू अप्लाई द सिम्पसन्स रूल कंप्यूटेशन ऑफ द इरेगुलर एरिया द नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी। तो अगर हम सिम्पसन्स रूल यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम सिम्पसन्स रूल किसके लिए यूज़ करते हैं, इरेगुलर बाउंड्री अगर हमारे पास होगी। अब बोला है कि अगर हमें सिम्पसन्स रूल यूज़ करना है तो हमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ऑड नंबर ऑफ ये जो है ऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑफ इक्वल विड्थ एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के सेगमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और इक्वल विड्थ वाले सेगमेंट होने चाहिए, तभी हम जो है सिम्पसन्स मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, स्पायर टेस्ट इज यूज टू चेक द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो हम जब परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट एक्सीज को देखते हैं कि डिफरेंट एक्सीज जो है वो होनी चाहिए। लेकिन स्पायर टेस्ट जो है हॉरिजॉन्टल एक्सीज और वर्टिकल एक्सीज परपेंडिकुलर करने के लिए हम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सीज और वर्टिकल एक्सीज परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्पायर टेस्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83, टू पैग टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट। तो टू पैग टेस्ट जो है आपको पहले ही पता होना चाहिए, ये ऑटो लेवल वगैरह के लिए हम टू पैग टेस्ट करते हैं उसकी परमानेंट एडजस्टमेंट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पूरी जो भी हमारे पास मेजर एक्सीज होती है उनको जो है प्रॉपर एडजस्टमेंट में लाने के लिए हम टू पैग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हर एक लाइन को जो है प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के लिए हम टू पैग टेस्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब हॉरिजॉन्टल, बबल ट्यूब हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये भी करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, तो ये भी होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट इज ट्रूली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब। तो एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब ये है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर टेलीस्कोप भी लगा होगा, तो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है मतलब कि लाइन ऑफ साइट वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो ये भी हम करते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो सब चीज़ें हैं ये हम करते हैं किस में, टू पैग टेस्ट में, ताकि हम परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द ऑटो लेवल कर सकें। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 84, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन इन द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल द एरर दैट इज नॉट एलिमिनेटेड। तो ये आपको याद रखना है कि एरर कौन सा एलिमिनेट नहीं होता है जब हम रिपीटेशन मेथड हम करते हैं। तो एक मेथड होता है कि हम रिपीटेशन मेथड करते हैं, मतलब कि अगर हमें एक पॉइंट पे एक ही एंगल मेजर करना है तो उस केस में हम रिपीटेशन मेथड यूज करते हैं। तो इस रिपीटेशन मेथड का फ़ायदा क्या है, इसमें से डिफरेंट जो हमारे पास एरर्स है वो जो है रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डी वाला एरर है, नॉन वर्टिकलिटी ऑफ द वर्टिकल सिग्नल, ये वाला एरर जो है एलिमिनेट नहीं होता है जब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ रिपीटेशन। मेथड ऑफ रिपीटेशन अगर हम यूज़ करेंगे, इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन वाला जो एरर है ये भी एलिमिनेट होगा। लाइन ऑफ साइट एंड ट्रियोनियन एक्सिस अगर आउट ऑफ एडजस्टमेंट होंगे तो ये भी हमारे पास एरर जो है रिड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन अगर हमने की है एक बार तो वो भी रिड्यूस होगा। लेकिन ये वर्टिकलिटी ऑफ द वर्टिकल सिग्नल जो है, ये वाला एरर जो है ये रिड्यूस नहीं होता है, किस मेथड से, रिपीटेशन मेथड से। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, A theodolite is considered to be in proper condition if, तो थियोडोलाइट को हम प्रॉपर कंडीशन में कब बोलेंगे, जब उसकी परमानेंट एडजस्टमेंट हो गई होगी। तो परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है, एक्सिस ऑफ प्लेट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो प्लेट हमारे पास हॉरिजॉन्टल होते हैं, एक्सिस की, इस प्लेट की जो एक्सिस होगी ये
परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस, तो ये है हमारे पास, ये होना चाहिए। ट्रायूनियन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ट्रायूनियन एक्सिस जो है, ट्रायूनियन एक्सिस आपको पता होना चाहिए। ट्रायूनियन एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो ये भी वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ट्रायूनियन एक्सिस वो एक्सिस होती है जिस एक्सिस पे हम जो है इसको जो है प्लंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास ये टेलीस्कोप है, ये अगर हमारे पास टेलीस्कोप है थियोडोलाइट का, तो यहाँ पर एक एक्सिस होती है, तो इस एक्सिस के अलोंग जो है हम इसको पीछे भी लेके जा सकते हैं, जिसे हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। तो ट्रांजिटिंग जिस एक्सिस के अलोंग हम करते हैं, तो उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ट्रायूनियन एक्सिस कहते हैं। तो ट्रायूनियन एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा वर्टिकल एक्सिस। मतलब कि ये सारी जो एक्सिस है ये होनी चाहिए हमारे पास, तो थियोडोलाइट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ताकि हमारा थियोडोलाइट जो है वो परमानेंट एडजस्टमेंट हो जाए उसकी। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज। तो हमारे पास अगर हम टेलीस्कोप को, ये हमारे पास अगर हमारे पास ये टेलीस्कोप है, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप ये है, तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करवाएंगे, ऐसे रोटेट करवाएंगे, मतलब कि ऐसे जो है, ये अगर हमारा आई पीस है और ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो मतलब कि आई, अब ऑब्जेक्टिव इस साइड आ जाएगा और आई पीस इस साइड आ जाएगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको घुमा रहे हैं तो इसको हम स्विंगिंग कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर हम वर्टिकल में, अगर ये हमारा टेलीस्कोप है, ये हमारा टेलीस्कोप है, और अगर हम वर्टिकल प्लेन में इसको घुमाएंगे, मतलब कि ऐसे ऐसे अगर घुमाएंगे, मतलब कि ये साइड इस साइड लेके जाएंगे और ये साइड इस साइड आ जाएगा, तो वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे, तो उसको हम ट्रांजिटिंग कहते हैं या प्लंजिंग कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। यही पूछा गया है कि वर्टिकल प्लेन में जो होता है उसको हम या तो ट्रांजिटिंग भी कहते हैं, प्लंजिंग भी कहते हैं और रिवर्सिंग भी कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, मतलब कि ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग और रिवर्सिंग जो है ये एक ही नाम है। अगर हम वर्टिकल प्लेन में इसको घुमाएंगे टेलीस्कोप को, उसे हम ट्रांजिटिंग कहते हैं या फिर प्लंजिंग कहते हैं या फिर रिवर्सिंग कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ग्लास इज नोन एज। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास, ये हमारे पास टेलीस्कोप है, ये हमारे पास टेलीस्कोप है, और यहाँ पर हमारे पास आई पीस होता है, लेंस, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ पर आई पीस के आगे जो है हमारे पास एक डायफ्राम होता है। उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें क्रॉस हेयर्स लगे होते हैं। तो क्रॉस हेयर्स और ऑब्जेक्टिव के बीच में ये जो लाइन होती है, ये इन दोनों के सेंटर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, क्रॉस हेयर के सेंटर और ऑब्जेक्टिव के सेंटर को लाइन ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसे हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। अगर इन कंटिन्यूएशन पूछा जाए, मतलब कि क्रॉस हेयर्स के सेंटर से ऑब्जेक्टिव के सेंटर तक एंड इन कंटिन्यूएशन पूछा जाए, तो उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मतलब कि यही लाइन अगर हम आगे भी लेके जाएंगे तो इसी को हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। लेकिन अगर इतना ही पूछा जाए कि क्रॉस हेयर के सेंटर से ऑब्जेक्टिव के सेंटर तक क्या होती है, इसे हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन को कंटिन्यूएशन में लेके जाएंगे तो उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग इज यूज्ड व्हेन। तो ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग हम कब यूज करते हैं? व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, यहाँ पर भी करते हैं। व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल, तो यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो ये हम दोनों केसेस में यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है। ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर लेवल निकालनी है, तो हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, तो यहाँ पर स्टॉप को रखेंगे, तो हम यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट लेके जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर हमने रीडिंग ले ली तो पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट
जो है वो यहाँ तक की डिस्टेंस देगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देगा। और जब हम एंगल यहाँ पर निकाल के लेके आएंगे, एक तो ये एंगल भी हमारे पास पता होगा और जो है ये डिस्टेंस भी हमें पता होगी, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला। तो हम जो है यहाँ पर इसकी लेवल निकाल सकते हैं। तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने ये केस मैंने दिखाया कि बेस हमारे पास एक्सेसिबल है। यहाँ पर इस जो पॉइंट पे हम रीडिंग निकाल रहे हैं ये एक्सेसिबल, मतलब कि यहाँ पर हम जा भी सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर स्टाफ रखा भी जा सकता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक ऐसा केस आ जाता है कि बेस इनएक्सेसिबल होती है, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी जगह है और हमने यहाँ से रीडिंग लेनी होती है, तो इसको हम बेस इनएक्सेसिबल कहते हैं। तो यहाँ से भी हम रीडिंग लेके जा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर स्टाफ रखा और यहाँ से रीडिंग ले ली। तो ये होता है बेस जो है इनएक्सेसिबल होती है, मतलब कि यहाँ पर बेस पे हम जो है इंस्ट्रूमेंट को लेके नहीं जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ को ही लेके जा सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास बेस इनएक्सेसिबल। तो हमारे पास इसमें भी जा सकते हैं, बेस एक्सेसिबल जहाँ पर होगी और बेस इनएक्सेसिबल होगी तो वहाँ पर भी हम ट्राइगोनोमेट्रिक लेवलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 90th, इफ द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल द ट्राइगोनोमेट्रिक लेवलिंग मेथड यूज इट इज। तो अगर हमारे पास बेस इनएक्सेसिबल होती है तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? बेस, अगर मैंने अभी बताया कि ये वाला केस हो गया, अगर हमारे पास बेस इनएक्सेसिबल है, तो बेस अगर इनएक्सेसिबल है तो वहां पर हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, सिंगल प्लेन मेथड भी यूज कर सकते हैं और डबल प्लेन मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिंगल प्लेन मेथड क्या होता है, हमने एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट सेट किया और यहाँ पर रीडिंग ले ली। और डबल प्लेन मेथड क्या होता है, हमने दो जगह पर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और दो जगह से हमने रीडिंग्स ले ली। तो हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, सिंगल प्लेन मेथड भी यूज कर सकते हैं और डबल प्लेन मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर हमारा बेस इनएक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द कंटूर मैप्स दैट आर यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरविजिबिलिटी ऑफ द पॉइंट्स, डिटरमाइनिंग द कैचमेंट एरिया, कैलकुलेट द रिजर्वायर कैपेसिटी। तो ये तीनों चीज़ें जो है कंटूर मैप से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कंटूर मैप से हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटूर मैप्स है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्सेसिबल है कि नहीं। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये हमें लगता है कि ये डिप्रेशन है तो इस डिप्रेशन में कितना पानी आ सकता है, ये भी निकाल सकते हैं। कैचमेंट एरिया कौन सा होगा, मतलब कि कहाँ का पानी किस साइड जाएगा, तो वो हो गया कि कैचमेंट एरिया कौन सा है। तो कैचमेंट एरिया भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम कोई भी इन तीनों में से कर सकते हैं, तो मतलब कि इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द हिली रीजन द आइडियल मेथड ऑफ कंटूरिंग। तो कंटूरिंग का आइडियल मेथड जो है हिली रीजन्स के लिए वो कौन सा मेथड है, तो वो है रेडियल लाइन मेथड। तो रेडियल लाइन मेथड जो कंटूरिंग का है वही हम प्रेफर करते हैं अगर हमारे पास हिली रीजन्स में कंटूरिंग करनी है। तो रेडियल लाइन मेथड को ही आपको याद रखना है कि इसी को टैक्योमीट्रिक मेथड भी कहते हैं। रेडियल लाइन मेथड या फिर टैक्योमीट्रिक मेथड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हिली रीजन्स में हम टैक्योमीट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 93, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज सूटेबल फॉर। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग हम कहाँ पर करते हैं, तो हम स्मॉल एरियाज़ के लिए डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग करते हैं। मतलब कि डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या होता है कि हम जितने भी पॉइंट्स लेके जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लेके जाएंगे उन सब पॉइंट्स पे हम जो है रीडिंग्स लेके जाएंगे, उसी को हम डायरेक्ट कंटूरिंग कहते हैं। डायरेक्ट कंटूरिंग में हम हर एक जगह पे रीडिंग लेते हैं, हर एक जगह की रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो यही होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो लार्ज एरियाज़ के लिए हम ये प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसीलिए स्मॉलर एरियाज़ और जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होंगे उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, मेथड ऑफ स्क्वायर इज सूटेबल फॉर। तो किन जगहों के लिए मेथड ऑफ स्क्वायर्स हम यूज़ कर सकते हैं। मेथड ऑफ स्क्वायर्स में क्या होता है, जो भी हमारे पास एरिया है इसको हम स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं और स्क्वायर्स के जो भी कॉर्नर्स आते हैं उन कॉर्नर्स पे जो है हम रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड ऑफ स्क्वायर जो है प्लेन एरियाज़ के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं, और जो हिली एरियाज़ है उसको कहाँ से हम स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है कंटूर इंटरवल इज सेलेक्टेड is directly proportional to flatness of the ground, larger if the purpose of contouring is for the earthwork calculation, inversely proportional to the scale of map। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। तो कंटूर इंटरवल आपको पता होना चाहिए। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लैटनेस ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि अगर हमारा ग्राउंड फ्लैट है तो अगर हम यहाँ पर कंटूर इंटरवल बढ़ा लेंगे, तो कंटूर इंटरवल अगर बढ़ा लेंगे तो हम यहाँ पर एक कंटूर आ जाएगा और दूसरा कंटूर कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो कंटूर में जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा रहेगी, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये फ्लैट ग्राउंड है तो हमें कंटूर इंटरवल क्या करना, अगर फ्लैट ग्राउंड है ज़्यादा तो हमें कंटूर इंटरवल जो है छोटा लेना पड़ेगा। फ्लैटनेस ज़्यादा होगी तो कंटूर इंटरवल छोटा होगा, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लार्जर इफ द फॉर द पर्पज ऑफ कंटूरिंग फॉर अर्थवर्क कैलकुलेशन। तो अगर हम अर्थवर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, अर्थवर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसके लिए भी जो है छोटा कंटूर इंटरवल हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ, मतलब कि स्केल जितना हम बढ़ा लेंगे उतना हमारे पास जो है कंटूर इंटरवल छोटा होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ रीडिंग स्टाफ। तो ये जो सारे स्टाफ्स है, इनमें से सेल्फ रीडिंग स्टाफ कौन सा नहीं है? तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो है हमारे पास टारगेट स्टाफ नहीं होता है, टेलीस्कोपिक स्टाफ भी सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है, फोल्डिंग स्टाफ भी सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है, और सॉलिड स्टाफ भी जो है सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है, लेकिन टारगेट स्टाफ जो है वो सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं होता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 797, 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लान टेबलिंग में बी सॉल्व्ड बाय। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो होता है ट्रेसिंग पेपर मेथड, ग्राफिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये सारे मेथड्स जो है 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स है। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 नून पॉइंट्स होते हैं, तो 3 नून पॉइंट्स की लोकेशन से हमें एक स्टेशन का पॉइंट लोकेट करना होता है जो हमें पता नहीं होता है, तो इसी को हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज इन प्लान टेबलिंग इज आल्सो नोन एज। तो ट्रायल एंड एरर मेथड को हम क्या कहते हैं? और तो इसको लेमैन्स मेथड भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ट्रायल एंड एरर मेथड को हम लेमैन्स मेथड भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ प्लान टेबलिंग। तो प्लान टेबलिंग का मेथड कौन सा नहीं है? आपको याद होना चाहिए कि रेडिएशन मेथड एक प्लान टेबलिंग का मेथड होता है, सर्वे इंटरसेक्शन मेथड होता है, रिसेक्शन मेथड होता है, और रेडिएशन मेथड भी होता है। लेकिन ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन भी प्लान टेबलिंग में हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये ओरिएंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये कोई मेथड नहीं है प्लान टेबलिंग का। ये तीनों मेथड्स है प्लान टेबलिंग के, लेकिन ओरिएंटेशन जो है वो कोई मेथड नहीं होता है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल जो है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिक्लिनेशन कहते हैं। मतलब ये अगर हमारे पास ट्रू मेरिडियन है, नॉर्थ साउथ ये है, लेकिन हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मेरिडियन का नॉर्थ साउथ ये आ रहा है, तो इन दोनों पे के बीच में जो है इसको हम डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो डिक्लिनेशन जो है पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी हो सकती है और नेगेटिव डिक्लिनेशन भी हो सकती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिक्लिनेशन के बारे में मैंने वीडियो अच्छी तरह बनाई हुई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।